वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि स्पैलेंजनी ने किस तरह से स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को नकार दिया था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे लुईस पास्चर के वर्क के बारे में। लुईस पास्चर का जो समय था इसको गोल्डन ईरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया। लुईस पास्चर इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड ही वर्कड इन द मिडल एंड लेट 1800s। He proved that fermentation was caused by microbial agents। इन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन जो है वो माइक्रोबियल एजेंट्स के द्वारा होता है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो मैं डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी आपको। इन्होंने जो फ्लास्क लिया उस फ्लास्क की गर्दन को इस तरह से एस शेप में कन्वर्ट कर दिया और इन्होंने जो ब्रॉथ लिया इसको सबसे पहले क्या हीट किया है, स्टेरिलाइज किया, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको यहाँ पे किल कर दिया गया। सेकंड में क्या किया उन्होंने, जैसे इस ब्रॉथ को अपन गर्म करते हैं तो वाटर वेपर्स वाष्प के रूप में यहाँ से उड़ के यहाँ पे आके ठंडी हो जाती हैं और बाहर से जो भी डस्ट पार्टिकल्स आए वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। और यहाँ से अब ये जो बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको यहाँ से यहाँ अगेंस्ट ग्रेविटी जाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ी और ये यहाँ से यहाँ जाने में सक्सेस नहीं हुए। सो ये यहीं पे ही ट्रैप हो गए। मतलब ये जो एरिया है वो एक फिल्टर के रूप में काम करता है इनके लिए। तो फिर उन्होंने देखा यहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ उनको नहीं मिली, अभी भी वो एकदम शुद्ध था। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इस जो फ्लास्क था इसको टिल्ट कर दिया 90 डिग्री एंगल पे। तो ये जो कंडीशन थी अब वो इस तरह की कंडीशन में बदल गई। अब यहाँ से जो भी माइक्रोब्स थे उनको अगेंस्ट ग्रेविटी इतना नहीं जाना पड़ा और यहाँ से ये इजीली यहाँ तक मूव कर गए। और फिर इन्होंने इसको वापस सीधा कर दिया। सीधा करने पे इन्होंने देखा कि यहाँ इस वाली कंडीशन में ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स के साथ जो भी माइक्रोब्स थे वो यहाँ पे चले गए और अब यहाँ पे ये कंटामिनेट हो गया, यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ दिखी। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दूसरे तरीके भी से भी प्रूव किया कि पहले इस ब्रॉथ को गर्म किया इसी सिचुएशन में, इसी बीकर में जिसकी नेक कैसी थी, एस शेप्ड की। लेकिन फिर उन्होंने इस नेक को यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब माइक्रोब्स जो पहले वाली सिचुएशन में माइक्रोब्स यहाँ तक पहुँच पाने में सक्सेस नहीं हो रहे थे, अब उनको इस नेक के टूट जाने पे इजीली वो यहाँ से यहाँ तक एंटर कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। पास्चर ने बताया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ऑलरेडी हवा में प्रेजेंट होते हैं और ये इस ब्रोथ की या फिर जो भी खाने वाली चीज़ें उसके संपर्क में आते ही ये अपनी वृद्धि कर लेते हैं। ये था पास्चर का एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा पास्चर के और भी कई कामों के लिए उन्हें जाना जाता है। प्रपोजिंग जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जर्म थ्योरी दी इन्होंने। डेवलपमेंट ऑफ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, पास्चुराइजेशन, स्टडीज ऑन एंथ्रेक्स, रेबीज एंड कोलेरा एंड ए रेबीज वैक्सीन एंड लाइव एटेन्यूएटेड एंथ्रेक्स। इन सब कामों के लिए भी लुईस पास्चर को जाना जाता है। फिर एक साइंटिस्ट है जॉन टिंडल। इनका जो समय था वो था फाइनल ब्लो टू थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। यहाँ तक आते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन को पूरी तरह से नकार दिया। इन्होंने एंडोस्पोर की खोज की। इन्होंने बताया कि भले ही एक बार के लिए आप गर्म करते हो किसी ब्रोथ को या तो उसमें माइक्रोब्स सारे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद में वापस वो पनप जाते हैं। उसका कारण ये है कि जो भी माइक्रोब्स हैं वो अपने आप को एंडोस्पोर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पे वापस ग्रो कर जाते हैं। और इन्होंने टिंडलाइजेशन प्रोसेस बताया। प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग और इंटरमिटेंट हीटिंग वॉज नेसेसरी टू किल एंडोस्पोर। और इन एंडोस्पोर्स को मारने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बार बार एक कंटिन्यूस इंटरवल के बाद उनको जैसे एक बार गर्म किया फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया फिर ठंडा किया, इस तरह से उनको अपन हीट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे रॉबर्ट कॉच के बारे में। रॉबर्ट कॉच फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं
कुछ अवधारणाएं, कुछ तत्व हैं। इन्होंने 4 पोस्टुलेट्स दिए, वो अपन डायग्राम से समझते हैं। कोचेस पोस्टुलेट्स क्या हैं कि दीज आर 4 क्राइटेरिया डिजाइन टू स्टैब्लिश ए कॉजेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ए माइक्रोब्स एंड डिजीज। मतलब जो भी माइक्रोब होता है जिसकी वजह से डिजीज होती है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, किस तरह का इफेक्ट होना चाहिए, वो इन्होंने 4 पोस्टुलेट्स के थ्रू समझाया। कि सबसे पहला था द सस्पेक्टेड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट इन ऑल केसेस ऑफ द डिजीज एंड absent फ्रॉम हेल्दी एनिमल्स। इन्होंने 2 एनिमल लिए, एक जिसमें जो बीमार था एनिमल और एक हेल्दी एनिमल। तो जो भी बीमार एनिमल है यहाँ पे जिसको अपन ले रहे हैं, उसमें सस्पेक्टेड पैथोजन होना चाहिए किसी भी सूरत में, तभी वो बीमार कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे इसका जो ब्लड लिया गया उसमें अपने को सस्पेक्टेड पैथोजन मिला, जबकि इसके ब्लड में नहीं मिला। दूसरा जो क्राइटेरिया था वो था द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड बी ग्रोन इन प्योर कल्चर। उसकी अगर ब्लड सेल से अपन सस्पेक्टेड पैथोजन को अगर सेपरेट कर लें और उसको किसी कल्चर मीडिया में ग्रो कराएं, तो यहाँ पे अपने को उनकी ग्रोथ मिलनी चाहिए। जैसे इसके ब्लड सैंपल से अपने सस्पेक्टेड पैथोजन को सेपरेट किया और ग्रो कराया, तो अपने को यहाँ उनकी ग्रोथ दिखी। लेकिन यहाँ से अगर उसके ब्लड से अपन ग्रो कराएं तो अपने को कोई भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। थर्ड था सेल्स फ्रॉम ए प्योर कल्चर ऑफ द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज इन हेल्दी एनिमल्स। और ये जो कल्चर है, इसमें से अगर अपन कुछ सेल्स को लेके किसी हेल्दी एनिमल में डाल देते हैं तो ये एनिमल बीमार होना चाहिए। अगर ये पैथोजन या सस्पेक्टेड पैथोजन इस एनिमल को बीमार करने में सक्षम नहीं है तो वो एक कॉजेटिव एजेंट नहीं कहलाएगा। फिर था द ऑर्गेनिज्म शुड बी रिजोल्यूटेड एंड शॉन टू बी द सेम एज ओरिजिनल। अब जो हेल्दी एनिमल लिया था आपने, अब वो बीमार हो गया, उससे उसके ब्लड सैंपल से अगर अपन वापस सस्पेक्टेड पैथोजन लेके और उनको ग्रो कराएं तो सेम ये सेकंड नंबर वाली स्थिति अपने को मिलनी चाहिए। अगर ये 4 स्टेप्स कंप्लीट फॉलो करते हैं इसी तरह से, तो वो एक कॉजेटिव एजेंट कहलाएगा। मतलब उस डिजीज और माइक्रोब्स का एक रिलेशन शो करता है। तो दीज आर द कोचेस पोस्टुलेट्स। ये कुछ डिस्कवरीज थी माइक्रोब्स के बारे में। फिर अपन देखते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में। इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। Also known as father of immunology, Edward Jenner was an English scientist and is famous for his discovery of smallpox vaccine के लिए इनको जाना जाता है। This was the first successful vaccine ever to be developed. जो सबसे पहली सक्सेसफुल वैक्सीन थी वो इनके द्वारा डेवलप की गई थी। Jenner observed the pus from blisters in milkmaid who developed the less deadly cowpox was somehow protecting these women from the more virulent smallpox. इन्होंने देखा कि जो दूध निकालने वाले मिल्क मेड थे, जिनको अपन मिल्क मेड कहते हैं, वो स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि उनको उनकी लाइफ हिस्ट्री में कभी ना कभी वो काऊ पॉक्स से संक्रमित हुए। लेकिन काऊ पॉक्स से संक्रमित होने के कारण उनके अंदर इम्यूनिटी आ गई अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। उसी के बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। Jenner tested his theory by injecting pus from cowpox into an 8-year-old boy. The boy was inoculated again and later tested but showed no sign of disease. इन्होंने क्या किया, एक 8 साल के बच्चे को जो काउपॉक्स के जो स्पॉट्स होते हैं उनका पस लिया और उस बच्चे में इनोकुलेट कराया और फिर बच्चे को स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड कराया। तो उसने देखा कि काउपॉक्स का जो पस इनोकुलेट कराने की वजह से बच्चे में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। एंड दिस लेड हिम टू द डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने से उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डिस्कवर किया। ये देखें आप इस डायग्राम में, ये एडवर्ड जेनर है। इन्होंने एक 8 साल के बच्चे में काउपॉक्स के जो पस था उसको इनोकुलेट कराया और फिर अगेन उसको स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड कराया। तो देखा कि बच्चे में किसी स्मॉल पॉक्स के कोई भी लक्षण नहीं हुए। मतलब काऊ पॉक्स की जो
जो एजेंट थे, कॉजेटिव एजेंट थे, वो माइल्ड होते हैं, इतने गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है ये गंभीर बीमारी है, इससे डेथ भी हो जाती है। लेकिन काउ पॉक्स के पस में जो भी एंटीजन, जो भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी हैं, उसकी वजह से अपनी इसकी बॉडी ने इम्यूनिटी जनरेट कर ली और अब वो इम्यूनिटी काउ पॉक्स के अगेंस्ट में वर्क करती है। वैक्सीनेशन जो वर्ड है वो वैक्सीनस एक लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू काउ, और इसी से ये वर्ड वैक्सीनेशन डेवलप हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैक्सीन? अभी इस साल के जो एग्जाम्स आए थे उसमें भी वैक्सीन के ऊपर एक शॉर्ट नोट आया था। तो वैक्सीन इज ए नॉन पैथोजेनिक इम्यूनोजन दैट व्हेन इनोकुलेटेड इनटू ए होस्ट इंड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन। तो वैक्सीन क्या है? एक नॉन पैथोजेनिक इम्यूनोजन। इम्यूनोजन अपन ने पढ़ा था जब अपन इम्यूनिटी पढ़ रहे थे कि वो एजेंट जो किसी भी जीव में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव करने में सक्षम होते हैं वो इम्यूनोजन कहलाते हैं। तो नॉन पैथोजेनिक इम्यूनोजेंस होते हैं। तो काउ पॉक्स के जो वायरस हैं वो यहाँ पे एक नॉन पैथोजेनिक इम्यूनोजन का काम कर रहे हैं। नॉन पैथोजेनिक मतलब जो इतने घातक नहीं होते हैं। एंड व्हेन इनोकुलेटेड इनटू ए होस्ट, अगर किसी होस्ट में डाले जाएं तो इंड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन। और जब उनको किसी शरीर में इनोकुलेट किया जाए तो वो एक प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में। एग्जाम्पल, स्मॉलपॉक्स वैक्सीन डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1798 and rabies vaccine developed by Louis Pasteur in 1880s। और ये कुछ अदर माइलस्टोन्स हैं इम्यूनाइजेशन में, आप एक बार रीड आउट कर लें इनको। एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, कौन से साइंटिस्ट ने किस किस तरह से डिस्कवरीज की और किस तरह से नई खोजें की, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये था अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन उसके आगे के पॉइंट्स कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।